बच्चों हमने आपको वर्क डन पढ़ा दिया था। ओके, वर्क डन से रिलेटेड जो भी बातें हैं हमने आपको क्लियरली पढ़ा दिया था। हर एक बात, हर एक कंडीशन मैंने आपको समझा दिया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और वर्क डन में कुछ नहीं बच्चों, लास्ट लेक्चर जो हमने वर्क डन कर लिया है, वर्क डन में 3 बात ध्यान रखना है। एक तो मास्टर की फॉर्मूला, दूसरा प्रेशर का, तीसरा वॉल्यूम का, ठीक है, और एक और ग्राफ का। ठीक है, समझ गए। बात यह है बच्चों कि जब भी आप वर्क डन निकालते हैं और वर्क डन में अगर आपने फॉर्मूला लगाया माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल और डीवी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक, इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करोगे ना तो जो आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट जो आपको मिल रहा है यहां से, वो विद साइन कन्वेंशन आपको मिलेगा। मतलब इस फॉर्मूले के बाद आपको साइन यहाँ पुट आउट करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले का अगर आप यूज कर रहे हो मतलब इस फॉर्मूला में आपको कंप्लीट साइन देगा। ठीक है, कुछ भी आपको और एक्स्ट्रा पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, दूसरा ने बताया अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेशर फंक्शन ऑफ भी है तो उसको यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एंड इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये सारी बातें मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट एक एक बात, एक एक कंडीशन बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमने आए कहां पे, ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ग्राफ में कुछ नहीं था बच्चों, सीधा ग्राफ में अगर ओपन ग्राफ है, क्लोज नहीं है, तो ओपन ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन वी एक्सिस निकालेंगे, एरिया इनक्लोज, और जो आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन होगा। एंड उसमें साइन कन्वेंशन कैसे लगाएंगे, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम निगेटिव साइन लगाएंगे एक्सपांशन में। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, वहां पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तीसरा कंडीशन है बच्चों कि अगर इनक्लोज एरिया है, दैट इज साइक्लिक सिस्टम, तो वहां पे वर्क डन जो एरिया इनक्लोज है ना, सिर्फ उसी के मैग्नीट्यूड से फाइंड आउट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे बच्चों आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो एरिया इनक्लोज है ग्राफ में उसका एरिया निकालो, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन देंगे, और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वर्क डन फिनिश हुआ। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दें, क्या वर्क डन आपको क्लियर है बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। वर्क डन पूरे तरीके से क्लियर हो गया? सारे बच्चे रिप्लाई कर दें, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की तरफ जा रहा हूं। मैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, सेकेंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दे। और जो दूसरा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है बच्चों, एटीएम लीटर टू जूल कन्वर्जन। देखो एटीएम लीटर को कन्वर्ट करना जूल में ऐसा होता है 101.325 जूल। ये ये रिलेशन याद रखना, ये हमने लिखा है, आपको नोट्स में भी लिख के सेंड किया है। ठीक है, कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.325 जूल। और अगर 1 बार लीटर है, 1 बार लीटर, तो नॉर्मली 100 जूल कर देंगे बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो इसके बाद है बच्चों हीट। अभी अपन बात करने जा रहे हैं अबाउट हीट। हीट तो सीधा बात समझ ले कि हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसा क्यू लिख के देगा, तो दोनों बात बराबर है, स्मॉल क्यू लिखो लार्ज कैपिटल क्यू लिखो। बट इन जनरल बच्चों हम लोग स्मॉल क्यू का ही यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, ज्यादातर केसेस में स्मॉल क्यू का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये हीट क्या होता है बच्चों? दैट एनर्जी ट्रांसफर विच इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हीट के नाम से बुलाते हैं उसको। अब सीधा बात समझ ले कि जैसे मान लीजिए हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी है, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, इसी एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हीट। तो सीधा सीधा कंडीशन याद रखेंगे कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर का बॉडी एक साथ आएगा, उसमें हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और अगर इक्वल टेम्परेचर का है तो हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। और अगर हाई टू लो हीट ट्रांसफर हो रहा है तो तब तक ट्रांसफर होगा
जब तक उनका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जैसे टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है कि जैसे आप हीट में आते हैं तो ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि हीट इज ए पाथ फंक्शन, मतलब ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड करता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा है कि मान लो देखो ध्यान से जरा, मान लो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिस्टम, तो इसमें भी आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। अब ये आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है कि जब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा अगर कोई सिस्टम, ठीक है, मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा, सिस्टम का टेम्परेचर कम, तो फ्रॉम सराउंडिंग एनर्जी का ट्रांसफर होगा कहां पे? सिस्टम पे। तो इस केस में इसको बच्चों हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। ठीक है, ये आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। ठीक है, कि जब सराउंडिंग से सिस्टम पे हीट आएगा, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग कहां पे आ रहा है? सिस्टम, तो आने वाला एनर्जी को, जो एनर्जी आ रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हीट बोलते हैं। और जब हीट आएगा कहां पे? सिस्टम में, तो उसको हम लोग किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? पॉजिटिव साइन। और जो जाएगा, जब जाएगा, ठीक है, जब सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है तो उस कंडीशन को हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड हीट रिलीज्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? नेगेटिव साइन। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ये अपना सिस्टम है। ठीक है, अगर सिस्टम में एनर्जी आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग, तो जब ये मतलब एनर्जी आ रहा है मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट आ रहा है, तो हीट अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? सिस्टम। कहां से? सराउंडिंग से। तो इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव साइन से। ठीक है बच्चों, और जब भी सिस्टम से हीट बाहर जाएगा, ठीक है, जब भी सिस्टम से हीट बाहर जाएगा, इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? नेगेटिव साइन से, जब हीट रिलीज होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, और सुबह सुबह मतलब जस्ट सो के उठे और हम बाहर चले गए, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब हमारे बॉडी से एनर्जी बाहर जा रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी से एनर्जी बाहर जा रहा है कहां पे? सराउंडिंग में, क्योंकि अभी टेम्परेचर कम रहता है सराउंडिंग का। तो अगर हमारा एनर्जी बाहर जा रहा है, इसका मतलब किस साइन से आप रिप्रेजेंट करोगे? अगर मैं सिस्टम हूं तो फिर इसको निगेटिव साइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे जब जाएगा। और मान लो कि जैसे समर के सीजन में बात करें, तो गर्मियों के मौसम में हीट क्या होता है? बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, धूप रहता है बहुत ज्यादा तेज, तो ठीक है, उसमें क्या होता है? हमारे सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसमें हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसने बोला? आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन ने। ठीक है, तो आईयूपीएससी ने आपको क्या बताया बच्चों? आईयूपीएससी ने आपको ये बताया कि जब आएगा हीट आएगा तो उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हीट फ्रॉम सिस्टम जाएगा तो उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय क्या बच्चों? पॉजिटिव साइन। वर्क डन बाय द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट बच्चों? नेगेटिव साइन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये बात मैंने आपको क्लियर समझा दिया। अभी अगर हम हीट का डेफिनेशन का बात करें, तो हीट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द एनर्जी ट्रांसफर व्हिच इज it is the energy transfer which is takes place due to temperature difference। तो ये बात हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आपको अब मैं ये बताता हूं कि हीट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हीट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से हीट फाइंड आउट करेंगे। अभी तो बस आपने सिंपली पढ़ लिया कि हीट क्या होता है, इसके अलावा हीट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हीट का साइन क्या होगा,
हीट का साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग क्या है, हीट का साइन निगेटिव है उसका मीनिंग क्या है। पॉजिटिव साइन मतलब कमिंग, नेगेटिव साइन मतलब जा रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो बच्चों अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखिए वर्क डन, और इसको मिक्स मत करिए अभी आप, आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसको ध्यान रखिए। वर्क डन अलग चीज है, हीट अलग चीज है, ठीक है। दोनों एक साथ मिक्स करेंगे, पहले दोनों आपको समझ में आ जाएगा फिर आप मिक्स करेंगे, ठीक है ना। वर्क डन जो पढ़ाया वो अलग चीज है, वह काम जब करेंगे तो एनर्जी मेरा लॉस होगा, जब हमारे ऊपर काम होगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, दोनों बात है ना, दो तरीके से। एक तो काम के थ्रू, वर्क के थ्रू जो एनर्जी लॉस या गेन हुआ उसको हमने वर्क डन में पढ़ा। अब जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा उसको हम लोग हीट बोल रहे हैं। हीट तो एकदम अलग चीज हो गया ना, हीट और वर्क को हम मिक्स नहीं करेंगे ना अभी, बात समझ रहे हो। हाँ मिक्स नहीं करो यार, मिक्स नहीं करो, वो भी हमने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी आने जाने का दो तरीका है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। वर्क में क्या कंडीशन है मैंने बता दिया, ठीक है, कि अगर वर्क डन सिस्टम करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, अगर वर्क डन उसके ऊपर होगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, सीधी बात है। अगर यहाँ पे क्या है कि हीट आ रहा है, हीट कमिंग टुवर्ड्स क्या आपका सिस्टम, तो रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन, हीट आउट गोइंग, ठीक है, दैट इज एनर्जी जा रहा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंटेड बाय क्या आपका नेगेटिव साइन। तो कुल मिलाकर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब भी सिस्टम का एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा, सिस्टम का एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन से, और जब एनर्जी कंटेंट डिक्रीज होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, रिप्लाई करो एक बार, क्लियर है बच्चों, रिप्लाई कीजिए जल्दी से, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेथड, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी आपको मैं भी पढ़ा रहा हूं उसको आप भी अपने साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, कुल मिला के बात आप लोगों को हीट समझ में आ गया ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कंफ्यूजन है कुछ भी, नो कंफ्यूजन। मेरी बात सुन लो मेरे यार, मेरी बात सुन लो, फिर से सुन लो। हमारे पास एनर्जी है, अगर हमारे से एनर्जी बाहर जाएगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस तो उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर अगर हमने अगर एनर्जी एब्सॉर्ब किया, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट। हीट आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। हीट कैलकुलेट करने का दो तीन तरीका है, वो सारे मेथड अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से बात को सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, और फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात है बच्चों, यहाँ पे दो लॉ हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है आपका ZLOP लॉ, ठीक है, इसका नाम है बच्चों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक में लॉ हम लोग पढ़ते हैं, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इतने सारे लॉ हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले एक बात बता दूं, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का कहीं भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, नॉर्मल है, बेसिक बात है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अब ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, दो बॉडी इंडिविजुअली थर्ड बॉडी के साथ, इंडिविजुअली थर्ड बॉडी के साथ टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा है, थर्मली इक्विलिब्रियम पे है, तो वो दोनों भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम पे होगा। बोलने का मतलब ये बच्चों कि जैसे ये आपका बॉडी नंबर ए है, ये आपका बॉडी नंबर बी है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका बॉडी नंबर सी, ठीक है। अब बॉडी ए और बॉडी बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, और बॉडी बी और बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है बच्चों, कि जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो, जब भी
टेम्परेचर इक्वल हो जाए दो बॉडी का, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जरा देखिए मैं क्या कहा, मान लो यहाँ का टेम्परेचर T है, तो यहाँ का टेम्परेचर T होगा, तभी तो ये दोनों कहाँ पे है बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब क्या हुआ, जितना टेम्परेचर A के बॉडी का है उतने टेम्परेचर C के बॉडी का भी है। और दूसरा कंडीशन ये बच्चों, C और B भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, इसमें सीधा बात ये हो गया कि C का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर क्या हो बच्चों, B का। तो देख रहे हो, सीधी बात आप समझ ले, क्या कंडीशन है कि A और B में टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम। वैसे ही B और C में भी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन है बिकॉज B और C का टेम्परेचर क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, तो B और C का टेम्परेचर क्या है बच्चों, इक्वल। तो इनडायरेक्टली फिर क्या हुआ कि A का टेम्परेचर T और B का टेम्परेचर T प्रूफ हो गया। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि A और B भी आपस में थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रखा है। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं बच्चों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका यूज क्या है, कहीं पे इसका कोई खास यूज नहीं है, नॉर्मली ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बस आपको बता दिया ताकि आपको ये नया ना लगे। फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। सपोज यहाँ देखिए, सपोज क्या कंडीशन है बच्चों कि मान लो ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानता है अभी। ठीक है, और ये बॉडी नंबर 3 है, 1 जानता है 3 को और 2 जानता है 3 को। ठीक है, मतलब 1 2 के बीच में कॉमन है कौन सा, 3 वाला। और बोला देखा ये गया कि 1 और 3 जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, 3 और 2 जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो जरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अगर टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो सीधी बात है कि यहाँ पे क्या मेंटेन है बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम सेम। ऐसे ही अगर 2 और 3 भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब यहाँ भी कितना डिग्री सेल्सियस होगा बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों बॉडी भी कहाँ चला गया, थर्मल इक्विलिब्रियम पे। अब आगे क्या है बच्चों कि अगर ये 10 ये 10 ये 10, तो भैया 1 और 2 का भी तो 10 10 हो गया ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग बोलेंगे ज़ेरोथ, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इसका स्टेटमेंट है इफ two systems are in thermal equilibrium with third then they are also in thermal equilibrium with each other। ठीक है, तो ये कंडीशन है। एक बार सारे बच्चे हमें रिप्लाई कर दे कि क्या अगर आपको पूरा ये सारा बात क्लियर हो गया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दे कि आपको समझ में आ गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया बच्चों, गिव मी आंसर। यस यस, चलो ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो अभी लिखने जा रहा हूं ना वो थर्मोडायनेमिक का बैकबोन है, मतलब पूरे थर्मोडायनेमिक में इसका जलवा बहुत ज्यादा है। और इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है फ्लॉट, FLOT। आप समझ गए हम क्या लिखने जा रहे हैं। इसका नाम है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है बच्चों, इसको ध्यान से सुने समझे क्या है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बोलता है बच्चों कि यूनिवर्स का नेट एनर्जी जो है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट। मतलब कुछ भी हो जाए, सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी चला जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आ जाए, ठीक है, यूनिवर्स के एनर्जी कंटेंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट इज एनर्जी ऑफ टोटल यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी जो होगा यूनिवर्स का, टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये तो यूनिवर्स का बात हो गया, हमें तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन करना है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है बच्चों, सिस्टम। तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझे। ठीक है, यस यस, एनर्जी जो नेट है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ जरा आगे बढ़ते एक स्टेप,
जरा गौर से देखिएगा बच्चों, रफ पेज में साथ ही साथ लिखते भी जाइएगा, जरा देखिए जो इंपॉर्टेंट आपको लगता जाए। अभी देखो बच्चों, ये सिस्टम है, सिस्टम, और हमने आपको बताया है सिस्टम कोई भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई कुछ भी जो मैटर है सिस्टम बना सकते हैं। मैं सिस्टम हूँ, आप सिस्टम हो, मार्कर सिस्टम है ना, पेन सिस्टम है, गैस सिस्टम है, वाटर लिक्विड जो भी है वो सभी क्या है बच्चों, सिस्टम। ये बात मैंने आपको बता दिया है। तो कोई भी सिस्टम, और मैंने आपको एक बात बताया था कि हर एक सिस्टम के पास अपना एक एनर्जी होता है। जैसे मेरे पास एनर्जी है, और हमें कहां से मिला एनर्जी, जो हमने खाया पिया है ना, रात में जो खा के सोए थे, सुबह सुबह तो भी नाश्ता किए भी लिए, तो रात में जो खा के सोए थे वही जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर है, उसी एनर्जी को हम बोल के खर्च कर रहे, काम कर रहे, वर्क कर रहे, तो एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। क्लियर बच्चों? तो बस वही बात है कि जो हमारे अंदर का एनर्जी है, उस एनर्जी को बोलते हैं बच्चों टोटल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो मान लो हम अभी सिस्टम के पास एनर्जी क्या है बच्चों, यू है। ठीक है, यू, ठीक, यू। अभी मैंने पढ़ाना जस्ट स्टार्ट किया है, हमारे पास अभी एनर्जी है। अब क्लास एंड होगा तो 1 घंटा हमने पढ़ाया मान लो, तो 1 आवर पढ़ाने में हमारा एनर्जी तो कंज्यूम हुआ ना, कि नहीं हुआ? तो कंडीशन क्या है कि इनिशियली जो हमारे बॉडी में एनर्जी होगा, और फाइनली आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ क्लास जो हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगा, क्या दोनों एनर्जी सेम होगा बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। हमने क्या पूछा आपसे कि अभी जो मैं पढ़ाना जस्ट स्टार्ट किया हूं, अभी हमारे बॉडी में एनर्जी है, अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, आपके बॉडी में एनर्जी है, जिसे इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं। तो अब आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ क्लास एनर्जी कंटेंट क्या बॉडी का सेम होगा? नहीं। तो मान लो बच्चों, अभी जो है इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी, मतलब जो भी इसके अंदर का एनर्जी है, जो भी जितने भी टाइप का जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम यू बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों कंडीशन ये है कि इनिशियली हमारे पास इंटरनल एनर्जी है 1, U1। ठीक है, समझ गए? जब ये स्टेट 1 पे था, और जब ये आफ्टर सम टाइम, ठीक है, टाइम आफ्टर टाइम टी कुछ काम किया, ठीक है, तो उस टाइम इंटरनल एनर्जी क्या हो गया बच्चों, 2। ठीक है, U1 से कहां चला गया बच्चों, U2 पे। ठीक है, दो बात है। अब आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ, जो U1 का वैल्यू होगा वो U2 से कम होगा या ज्यादा होगा? तो देखिए इसमें दो बात है कि अगर अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो पढ़ा रहा हूं सिर्फ, कुछ खाया पिया नहीं बीच में, तो चुपचाप अगर पढ़ा रहे हैं तो सीधी बात है हमारा एनर्जी क्या होता जाएगा बच्चों, डिक्रीज। इसका मतलब हो जाएगा कि U1 ग्रेटर देन क्या आपका U2। पहले एनर्जी ज्यादा था, बाद में एनर्जी कम हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने क्लास कंप्लीटेशन होने से पहले 2 मिनट जो टाइम बना उसमें हमने फिर कुछ खा लिए, भर भर के ठूस ठूस के खा लिए, तो जब हम खा लिए तो हमारे बॉडी का जो एनर्जी है वो वापस से एनर्जी क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि U1 से ज्यादा हो जाए क्या आपका U2। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि U1 ज्यादा होगा या U2, वो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, कि क्या कंडीशन था, क्या बात हुआ, क्या क्राइटेरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा माय डियर स्टूडेंट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मेरी बात को जरा सुनो। कंडीशन यह है कि जब भी हमने आपको बताया है कि किसी सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर करने का कितने रास्ते हैं, हमने कितने रास्ते आपको बताए बच्चों, 2 रास्ता। कितना रास्ता बताया, 2 रास्ता। रास्ता नंबर 1 वर्क डन, एंड रास्ता नंबर 2 क्या बच्चों, रास्ता नंबर 2 क्या बच्चों, हीट। 2 ही रास्ता बताया। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि U1 से U2 पे आपने गए, ठीक है, तो इसमें एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो एनर्जी का जो चेंज होगा वो किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बच्चों, हीट। ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता तो नहीं है। तो कुल मिलाकर हम यहां से लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज U2 माइनस U1, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू Q और प्लस W। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, इसे फ्लॉट बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम
इज इक्वल टू हीट और प्लस क्या बच्चों, वर्क डन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन है, जो कि मैंने आपको समझ लो विजुलाइज करके डिराइव करा दिया। वैसे तो बुक में डायरेक्ट ये लाइन लिखा रहता है और आपको याद करना पड़ता है, बट अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको समझ में आ गया कि यू डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, Q1 Q2 का सम क्यों दिखे उसके बराबर, इसलिए क्योंकि एनर्जी का जो भी एक्सचेंज होगा उसका दो ही रास्ता है, दो ही वे है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ क्या बच्चों, वर्क डन। तीसरा कोई रास्ता तो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू और प्लस क्या बच्चों, डब्ल्यू। अब मेरा एक बात सुनिए कि जब भी यहाँ पे वर्क डन पुट करिएगा ना, तो विथ साइन जो वैल्यू होगा निगेटिव के साथ, तो निगेटिव के साथ पुट करिएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड के साथ पुट करिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे मान लो वर्क डन अगर हमारे पास आया -30 जूल, तो यहाँ पे 30 पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको -30 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो वर्क डन है +30 जूल, तो फिर यहाँ पे -30 नहीं पुट करेंगे, +30 पुट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए कि क्या आपको ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सारे बच्चे रिप्लाई कर दो, एक एक बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए। सारे बच्चे रिप्लाई कर दे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कैसे हुआ, फिर मैं एक बार रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं बच्चों कि अभी हमारे बॉडी का एनर्जी है U1, बाद में एनर्जी हो जाएगा U2, तो उसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। और डेल्टा यू खर्च करने का रास्ता क्या है, एनर्जी, या फिर एब्जॉर्ब करने का रास्ता क्या है, तो एक ही बात है बच्चों, एक ही रास्ता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है बच्चों, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट, हीट कैलकुलेट करने का तरीका। इसमें फर्स्ट मेथड है बच्चों, बाय यूजिंग फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का यूज करके आप हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी कैसे, तो सीधा बात देखिए, अगर फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट यहां लिख दे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है ये नोन है, ठीक है, और वर्क डन आपको मैंने कैलकुलेट करना बताया है, आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड जो भी है, समझ गए। वर्क डन आपने कैलकुलेट कर लिया, इंटरनल एनर्जी प्रॉब्लम में नोन है, तो आप क्या कर देंगे यहाँ से कि वर्क डन को इधर लेके जाएंगे और डेल्टा यू में माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, हीट आ जाएगा। ठीक है, मतलब Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू एंड माइनस ऑफ क्या बच्चों आपका W। तो ये आ गया हमारे पास, इस Q को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका हीट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको आउटपुट मिलेगा विद साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो आप समझ जाना कि सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया, और अगर निगेटिव मिलेगा तो आप समझ जाना कि सिस्टम ने हीट रिलीज किया। क्लियर है बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। इसको जरा लिख लीजिए, रफ पेज में एक बार लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो। लिख लिए बच्चों, रफ पेज में लिखते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं बच्चों सेकेंड मेथड में। ठीक है, इसका जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड फर्स्ट मेथड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड है बच्चों बाय नोइंग हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब ये हीट कैपेसिटी क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सीधा कंडीशन है बच्चों, बाय नोइंग हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। अगर आपको हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम दिया हुआ है, उसके हेल्प से कैसे निकालेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी तीन टाइप का हमको यहाँ पढ़ना है,
एक पढ़ना है टोटल हीट कैपेसिटी, दूसरा पढ़ना है मोलर हीट कैपेसिटी, और तीसरा पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है, टोटल हीट कैपेसिटी, एंड टोटल हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और यहाँ प्यार से छोटू सा टी लगाएंगे, एकदम छोटा सा, मासूम सा, नादान सा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे सी टी। तो ये जो आप देख रहे हो, सी फॉर कैपेसिटी और टी फॉर टोटल, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका टोटल हीट कैपेसिटी। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं कि क्या है इसका डेफिनेशन। ये बच्चों कि किसी भी सिस्टम का, कंप्लीट किसी सिस्टम का टोटल जो भी सिस्टम है, जैसे मैं कंप्लीट, ठीक है, या फिर अगर आपने कंटेनर में गैस लिया 1 मोल 2 मोल 10 मोल 30 मोल 40 मोल, जितना भी आपको लेना है ले लिया, उस कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कराने में या 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करवाने में जो भी आपको हीट सिस्टम को देना पड़ेगा, उसी हीट को बच्चों हम क्या बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी। अगेन सुनिए मैंने क्या बोला, मान लो ये सिस्टम है, ये मार्कर एक सिस्टम है, ये पूरे मार्कर का, नॉट यहां यहां यहां, कंप्लीट मार्कर का, पूरे हर जगह का, हर पोजीशन का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करवाने के लिए जो भी हमें इसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, उसी हीट को बोलेंगे बच्चों हम लोग टोटल हीट कैपेसिटी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हीट का ट्रांसफर होता है तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और जो हीट को एब्सॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जो हीट को लॉस करेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बच्चे ने बोला सर रिपीट, तो इसीलिए अब टोटल हीट कैपेसिटी क्या है, तो ये कंप्लीट किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करवाने के लिए जो भी हीट आपको देना पड़ेगा, उस हीट को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है, दैट इज हीट टू चेंज टेम्परेचर of whole system by 1 degree Celsius is known as what? Total heat capacity। तो एक बात मुझे बता दीजिए बच्चों, टोटल हीट कैपेसिटी क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? व्हाट इज टोटल हीट कैपेसिटी? टोटल हीट कैपेसिटी 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए जो भी आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा पूरा कंप्लीट सिस्टम का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों टोटल हीट कैपेसिटी। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ये ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट होता है बच्चों जूल पर कैलोरी। ठीक है, या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस हो सकता है, बट जनरली जब भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम डील करते हैं उसमें बच्चों हम लोग टेम्परेचर किस में लेके चलते हैं, केल्विन में लेके चलते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना, टेम्परेचर किस में लेके चलेंगे, केल्विन में, इसीलिए जूल पर केल्विन ये इसका